अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी की क्लासिफिकेशन की बात करें, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी कई तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। एक तो क्लासिफिकेशन है प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, के मतलब स्पाइनल कॉर्ड का एक गैंग्लियन होता है जो निकलता है, उसके पहले चोट लगी है कि उसके बाद में चोट लगी है। एक क्लासिफिकेशन होती है कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट पाल्सी है। एक रूट्स के हिसाब से हो सकती है अपर ट्रंक की इंजरी, एक्सटेंडेड अपर इंजरी या लोअर ट्रंक इंजरी। एक होती है टाइप ऑफ इंजरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन के न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनेटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो इतने सारे तरीके से हम क्लासिफाई ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी को कर सकते हैं। Erb's palsy is the commonest in birth injury in small kids basically. Erb's point होता है जहां पर C5 और C6 की रूट मिलती है। ब्रेकियल प्लेक्सस के उस पॉइंट को Erb's पॉइंट बोलते हैं और ये बहुत कॉमन इंजरी है छोटे बच्चों में एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑब्स्टेट्रिक पैल्सी या बर्थ पैल्सी होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये किसी में भी हो सकती है। इसमें जो क्लासिकल क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्टर स्टिफ हैंड। अब उसका मतलब क्या है, बच्चे का शोल्डर इंटरनली रोटेटेड होता है, एल्बो एक्सटेंडेड होती है और हाथ इस तरह पड़ा होता है ऐसे, और जैसे कोई पोर्टर अपना टिप मांग रहा होता है उस पोजीशन में, इसलिए उसका नाम पोर्टर स्टिफ हैंड है। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों का हैंड ठीक काम कर रहा होता है, हैंड काफी ठीक काम कर रहा होता है। प्रॉब्लम होती है शोल्डर एब्डक्शन में, एल्बो फ्लेक्शन में और सुपाइनेशन करने में। ये तीन चीजें नहीं होती इसकी वजह से क्लासिकल C5-6 की इंजरी में, तो इनकी वजह से हाथ उसका बच्चे का ऐसे रहता है, बच्चे का हैंड ठीक काम कर रहा होता है। क्लासिकल एर्ब्स पैल्सी और ग्लोबल पैल्सी जो बच्चे के, उसमें डिफरेंस जो होता है, जो क्लासिकल डिफरेंस है कि एर्ब्स पैल्सी इज ओनली लिमिटेड टू शोल्डर एंड एल्बो, व्हाइल द ग्लोबल बर्थ पैल्सी में हैंड भी काम नहीं कर रहा होता। तो ये एर्ब्स पैल्सी के बारे में। क्लम्पकेस पैल्सी एक बहुत ही अनकॉमन पैल्सी है, बट ये भी बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है। इसका जो मैकेनिज्म है बड़ा ही टिपिकल है कि किसी कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है और उसने किसी चीज को पकड़ा और पकड़ने की कोशिश की और वो उससे लटक गया। इस स्ट्रेच की वजह से होने वाली इंजरी को हम क्लम्पकेस पैरालिसिस बोलते हैं। जो इसका टिपिकल इन्वॉल्वमेंट होता है वो C8T1 की रूट में इन्वॉल्वमेंट होता है और इसका जो साइन एंड सिम्टम होता है कि उसमें हाथ काम नहीं कर रहा होता। पेशेंट अपना शोल्डर एकदम बढ़िया से उठा रहा है, एल्बो अच्छे से चला रहा है, लेकिन उसका हाथ नहीं काम कर रहा। ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग इंजरी है। ये एर्ब्स पैल्सी से ज्यादा खतरनाक इंजरी है क्योंकि हाथ का जो डिस्टेंस है हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से बहुत दूर है। हम कोई भी नर्व प्रोसीजर करते हैं उसका करंट हाथ तक जाने में बहुत टाइम लगता है। तो क्लम्पकेस पैरालिसिस जो है, जिसमें सिर्फ हाथ नहीं काम कर रहा है, शोल्डर एल्बो काम कर रहा है, उसमें तो आई वुड रिकमेंड के देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा टारगेट ऑर्गन है बहुत दूर है। अगर हमें कोई भी नर्व प्रोसीजर करना है तो हमें बहुत टाइम से करना पड़ेगा। अगर इसको हम लेट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स कंपेयर टू एर्ब्स पैल्सी आर नॉट एज गुड। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जब मोटी नर्व रूट निकलती है बाहर, तो उसके निकलने से जस्ट पहले एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है। तो उस गैंग्लियन से निकलने के बाद आगे जाके वो आपस में जुड़कर वो रूट बनती है। इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन से अगर स्पाइनल कॉर्ड के बीच के एरिया में इंजरी होती है तो उसको हम प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं। अगर इसके नीचे के हिस्से में होती है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक कहलाती है। प्री गैंग्लियोनिक इंजरी होती है वो काफी सीवियर होती है, यूजुअली उसका मैकेनिज्म एवर्जन का होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक इंजरी होती है उसका जो मैकेनिज्म है कंप्रेशन का होता है। तो इन दोनों में बेसिकली जो प्री गैंग्लियोनिक है उसमें ज़्यादा इंजरी होती है, ज़्यादा बुरी तरह नर्व को चोट लगती है और उसको प्राइमरी रिपेयर नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक इंजरी में पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उसके प्रॉक्सिमल कुछ हमारे को नर्व का पार्ट मिल जाए तो डेफिनेटली उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो हमारा मैकेनिज्म है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक।